नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हम धनबाद आईआईटी आईएसएम कैंपस में मौजूद हैं और आईआईटी आईएसएम के उपनिदेशक डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। हमारा जैसा कि विषय था कि कालिक से कितना बाहर है कोयलांचल, तो प्रोफेसर धीरज से हम जानना चाहेंगे, सर आप किस तरह से देखते हैं कि आखिर कालिक से कितना बाहर है कोयलांचल? जी, एक समय था जब धनबाद में कोयला की राजधानी के रूप में मशहूर थी धनबाद। और अभी भी अगर आप देखेंगे कि मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन जो रेलवे का जो हो रहा है वो धनबाद डीआरएम धनबाद जोन से ही हो रहा है। तो कोयला के कारण तो मशहूर था ही। जो यहाँ का कुकिंग कोल है धनबाद की, खास करके जो कुकिंग कोल है, प्राइम कुकिंग कोल है। कंट्री के जितने भी स्टील प्लांट्स हैं वहाँ के कुकिंग कोल का रिक्वायरमेंट यही धनबाद ही पूरा करता था एक समय, अभी भी पूरा करता है। बट समय के साथ कुछ रीजनों से थोड़ा सा इस कोयला के नाम पे धनबाद के शहर में थोड़ी कालिक जुड़ गई थी, लेकिन समय के साथ ये कालिक अब मिटना तय है और अभी कालिक मिट भी रही है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है आपके जिस संस्था में अभी हम बैठे हुए हैं, आईआईटी आईएसएम धनबाद ही है, जहाँ पे हम लोग इनोवेशन स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्टअप कर रहे हैं। और हम जो कह रहे हैं कि ये माइनिंग जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, माइनिंग जो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है, अब ये माइनिंग इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेगा। ये माइनिंग जो हम करेंगे या जो माइनिंग अभी कर रहे हैं कंट्री में इंक्लूडिंग धनबाद में, अब ये 5S माइनिंग की ओर जा रहा है, जिसमें सेफ, स्मार्ट, सस्टेनेबल, सोशल और साइंटिफिक माइनिंग के रूप में हम माइनिंग को विकसित कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब की स्थापना की है। 25 हब पूरे कंट्री में सेक्शन 8 कंपनी के रूप में स्थापना की गई है, जिसमें माइनिंग की भी एक कंपनी स्थापना की गई है जो आईआईटी आईएसएम में कार्यरत है, टेक्समिन के नाम से। और इस कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य अभी है कि स्मार्ट इनोवेटिव माइनिंग हम कैसे करें और सो दैट पर्यावरण को बचा के और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, खास करके कोल एंड अदर देन कोल ऑल्सो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उसको हम कैसे उसके यूज करके कंपनी अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं। और जहाँ तक हम लोग बोल रहे हैं कि कोयले का डायरेक्ट यूज प्लांट में, इंडस्ट्री में नहीं करके अब हम बाई प्रोडक्ट, कोयले का बाई प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, जहाँ के आपके पास ऑप्शन है। कोल टू केमिकल है, कोल टू लिक्विड है, मिथेनॉल पे ऑलरेडी रिसर्च चल रही है। कोल इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने बहुत से फंड प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें कि हमारी संस्था आईआईटी आईएसएम और हमारी पड़ोसी संस्था हैं CSIR सिम्फर के लैब्स हैं, मिल के कोल इंडिया के सहयोग से और बाकी अन्य कंपनियों के सहयोग से हम लोग रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे हम लोग जो ब्लैक कोल कहते हैं, ब्लैक कोल ग्रीन कोल में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल, जब हम ये कहते हैं कि कालिक से कितना बाहर है कोयलांचल, कालिक की बात होती है तो क्राइम, कैश और कैश के लिए फिर अपराध, इन तमाम चीज़ों की बातें आती हैं। लेकिन जब हम आईएसएम की बात करते हैं तो यहाँ की तस्वीर बदल जाती है, क्योंकि ये यहाँ का कोयलांचल का सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और दूसरी बात सर, अक्सर हम खबरों में देखते हैं कि यहाँ मजदूरों की हालत काफ़ी बुरी है। कई बार हादसे होते हैं, अवैध खनन की वजह से होते हैं, तो सुरक्षा मानकों में भी जब भी थोड़ी सी लापरवाही होती है तो उसे लेकर आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, एंड यही रीज़न है कि अभी जो माइनिंग में जो रिसर्चेज हो रही है कि दुर्घटनाएं को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जो हमारे वर्कर्स जो खदान के बहुत अनसेफ जगह में जाके काम करते हैं, उनको हम उस अनसेफ जगह को सेफ जगह में कैसे कन्वर्ट कर दें। तो अभी का जो युग है, डिजिटल युग है, जहाँ पे हम लोग IoT इनेबल्ड डिवाइसेस लगा के उस अनसेफ प्लेस को हम सेफ प्लेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास प्रेडिक्शन का ऑप्शंस अवेलेबल है कि जब माइंस में जिस जगह पे अगर चाल धंसने की बात होगी तो उससे पहले ही आपको एक अलार्म मिल जाएगा, सो दैट हमारे वर्कर फिर से बाहर आ जाएंगे। गैस की रिसाव हो रही है, उससे पहले वर्कर्स को पता चलेगा कि इस जगह पे गैस की संभावना है और यहाँ से गैस रिसाव की संभावना है। आए दिन आपने न्यूज़ में सुनते होंगे कि बड़े बड़े जो ओवरबर्डन डंप्स हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड और डंप स्लाइड्स होते रहती थी। तो उस डंप स्लाइड, लैंडस्लाइड्स को मॉनिटर करने के लिए और पॉसिबल स्लाइड को प्रेडिक्ट करने के लिए अपने पास टूल्स, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आईआईटी आईएसएम और हमारी जो टेक्समिन कंपनी है वो ऑलरेडी उस पर रिसर्च कर चुकी है और हम अपने कोल इंडस्ट्रीज़ को, अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज़ को दे रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो वर्कर्स के फैटिग हैं, अगर
एक नॉर्मल पोस्चर में वर्कर काम कर रहा है, जहाँ पे उनके हाइट की लिमिटेशंस है माइंस के अंदर में, जहाँ पे स्पेस की रेस्ट्रिक्शंस है, तो पोस्चर उनका इनकरेक्ट पोस्चर्स है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिजीजेज वर्कर्स को होते रहते हैं। उसके ऊपर भी हमारे यहाँ पे रिसर्च चल रही है कि उनको हम क्या गैजेट्स दें, क्या एड्स दें, सो दैट उनके लंबर को एक सपोर्ट मिले, घुटनों का जो है नी का एक सपोर्ट मिले, उस पर भी रिसर्च चल रही है हमारे यहाँ पे। तो आए दिन आप देखेंगे वर्कर्स को, जो माइंस में हम लोग बोलते थे कि ये बहुत ट्रबलसम जॉब है माइंस में, वो ट्रबलसम जॉब को हम वाइट कॉलर जॉब में भी कन्वर्ट करने की दिशा में अग्रसर है, प्रगतिशील है। और इसमें बहुत से हमारे स्टार्टअप्स हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री आप देखेंगे माइनिंग में लोग स्टार्टअप्स इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा नहीं दे पा रहे थे। आईटी में बढ़ावा था, अदर मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा था, अब माइनिंग में भी अभी 21 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। 21 में से 12 ऐसे स्टार्टअप हैं जिनके प्रोडक्ट मार्केट में हैं, उनके अपने आईपी हैं, और ये मेक इन इंडिया के मॉडल पे काम कर रहे हैं। जो आउटसोर्स हम करते थे इक्विपमेंट को बाहर के कंट्री से, बाहर के देशों से, अब उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द इक्विपमेंट हम अपना खुद बनाएंगे, हमारे स्टार्टअप्स खुद बनाएंगे। जब हम अपना इक्विपमेंट बनाएंगे तो ये इक्विपमेंट हमारी प्रोडक्टिविटी और माइंस को बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही तो ऑब्वियसली जो हमारा टैग ही है सेफ एंड स्मार्ट माइनिंग, तो पहला काम होगा सेफ माइनिंग। तो ये सारे गजेट सेफ माइनिंग की ओर लेके जाएंगे हमें। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में सेफ माइनिंग होगी। और सर एक और सवाल, जैसे ही हम यहाँ की सीमा में प्रवेश करते हैं तो प्रदूषण से सामना होता है। कोयला देश की जरूरत है, उसी से देश चल रहा है, लेकिन अब जैसा कि अभी आप बता भी रहे थे कि आप ग्रीन एनर्जी उस कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ रहे हैं, तो वो कब तक हमें जमीन पे दिखेगा कि जब हम इस एरिया में आए तो यहाँ थोड़ी प्रदूषण कम हो, काली कम हो? बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ही सही कह रहे हैं कि इसके लिए ऑल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम ऑन ऑल द रोडवेज, जो कि चाहे हॉल रोड हो माइंस में या जो नॉर्मल रोडवे हो, उसमें वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम, और वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम में ऐसा हो कि एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट, जैसे आप समझिए डस्ट पार्टिकल बढ़ा, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलिंग हो जाए वाटर का। एंड केवल वाटर का स्प्रिंकलिंग नहीं हो, वाटर के साथ कुछ केमिकल कोटेड वाटर हो, वाटर का ड्रॉपलेट हो, केमिकल कोटेड ड्रॉपलेट हो, जो कि क्या करे, डस्ट को डिस्पर्स कर दे। वो चीज़ अभी नहीं हो रही। अभी क्या हो रही थी, क्या है कि हम दिन में 2 बार 3 बार पानी का छिड़काव डंपर से, डोजर से करते थे, और वो क्या है कि वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो उसके ऊपर में हम लोगों ने रिसर्च किया है। और अगर आप देखेंगे धनबाद से बाहर, जैसे आप उड़ीसा में जाएं या आप इसमें राजस्थान के कुछ माइंस में, जहाँ अब यहाँ पे पद्धति ये टेक्नोलॉजी लगी हुई है, तो बीसीसीएल भी इसमें अग्रसरित है। थोड़ा सा यहाँ क्या है कि जो माइंस हैं, माइंस शहरी क्षेत्र के बहुत पास है, बहुत करीब है, और थोड़ा एमडीओ का भी कंसेप्ट है यहाँ पे, तो थोड़ा रेगुलेशन को थोड़ी सी टाइट करने की और आवश्यकता है। और अगर हम इस रेगुलेशन को थोड़ा और टाइट करें, या जो कंप्लाइंसेज हैं इसके कंप्लाइंसेज को मॉनिटर करने के लिए थोड़ा और इंस्ट्रूमेंट की अगर हम यूज करें, तो ये अब आगे जब बरसों में आप ये डस्ट का जो प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल डैमेज की प्रॉब्लम है, एकदम नहीं आएगी। अब तो इन्वायरमेंटल डैमेज का तो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये इंश्योर कर लिया कि सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आपको एनुअल रिटर्न भरना है, जिसमें कि कितना बैनर लैंड आप छोड़ रहे हैं उसका पेनल्टी देना होगा। आप लैंड बैंक जो है, जहाँ पे आपको फॉरेस्ट का ये करना है, कितना एरिया में आपने फॉरेस्ट कवर किया हुआ है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो उसके प्रपोर्शनेट अमाउंट में 3 टाइम्स 4 टाइम्स उसके अमाउंट में आपको फॉरेस्ट कवर करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो हैवी पेनल्टी है। इवन आपकी अगर रोड कैरिंग कैपेसिटी कम है तो आपको उस पर भी आपको माइनिंग का परमिशन अभी नहीं मिल रहा है। जो हो गया, अब आगे तो फ्यूचर में कुछ नहीं होना है इस ढंग का। बिल्कुल, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस दिशा में भी काम हो रहा है और नतीजे जल्द सामने आएंगे। सर एक और बात, धनबाद की जब भी बात आती है तो डायमंड जो लोगों को लुभाता है, और हमेशा इस बात की भी चर्चा होती रहती है कि हीरे कब निकलेंगे यहाँ से, तो इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जो हमारा होस्ट रॉक है इस कोयले का, हमारे खुद के रिसर्चर IIT में हमारा डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड जियोलॉजी है, अप्लाइड जियोफिजिक्स है, और डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है। हमारे रिसर्चर इस पे काम कर रहे हैं, एंड उनके अभी पेपर्स भी आ गए हैं, पैटेंट भी जा रहे हैं, जिसमें हमें समझ में आया है कि जो प्रीशियस मेटल जो है उसके ट्रेस मिले हैं। तो अगर हम ठीक से इसको और रिसर्च को थोड़ा सा और बढ़ाएं, और जो हमारी कंपनीज हैं यहाँ पे, कोल इंडिया की BCCL या कोल इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ कोल, वो भी आगे बढ़ी है, तो उस पर हमें रिसर्च प्रपोजल उनके साथ मिलके एक सबमिट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में, अभी बहुत कम मात्रा में बेस
जो कीमती मेटल्स हैं कम मात्रा में नज़र आ रही है इसके होस्ट रॉक में, बट हो सकता है इसका प्रोसेसिंग का टेक्नोलॉजी अगर हम डेवलप कर लें अच्छे से तो आपका वो वर्ड अच्छा सा साबित हो जाएगा कि कोयले के खदान में हीरा भी मिल रहा है। बिल्कुल, तो उम्मीद की जाए ये सपना भी साकार होगा। और आईएसएम, जब भी आईएसएम का नाम आता है तो हमें गर्व होता है कि ये संस्थान झारखंड में है। यहाँ के जो छात्र पढ़कर निकलते हैं वे भारत का गौरव बनते हैं। लेकिन सर, एक बात हमेशा लोगों के दिमाग में आता है, ब्रेन ड्रेन, यानी जो हमारे टॉप रिसर्चर्स होते हैं वो तमाम लोग लगता है कि विदेश चले जाते हैं, ऐसा हम लोगों को लगता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ रहें और भारत को फायदा हो, इसके लिए क्या कोई आप लोग विचार कर रहे हैं? जी, एक समय था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक समय था जब ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा था। 90% लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाके, बाहर में जाके और अच्छा एक पैकेज, हैंडसम पैकेज लेके चले जाते थे। बट अभी इक्वेशन चेंज है। अभी जो स्टार्टअप इनोवेशन इकोसिस्टम जब आ गया है, मोस्ट ऑफ आवर ऑन स्टूडेंट्स they try to set up their own companies by the way of discovering some innovative product, and उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, अपने कंपनी का यूएसपी बना के एक स्टार्टअप इकोसिस्टम में चले जाते हैं। और उनको फंड देने के लिए हमारी ऐसी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारे इनक्यूबेटर्स भी हैं जो उनको फंड दे रहे हैं और बहुत मिनिमम नॉमिनल टर्म्स एंड कंडीशन पे उनको फंड दे रहे हैं। हमारी एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि फंड जो है 5 करोड़ से 10 करोड़ का फंड आपको इजीली दे देती है अगर आपके पास कुछ आइडिया हो। एंड उसमें क्या है कि आपको कोई कंपनी में कोई स्टेक नहीं लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस सारे ऑप्शंस को देखते हुए हमारे जो नए युवा की टीम आ रही है, जो इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन करके निकल के आ रही है, उद्यमी बन रहे हैं वो और अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस अभी कर रहे हैं। तो ये भी ब्रेन का जो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी आप देखेंगे खत्म हो रहा है। हमारे यहाँ से केवल अब जो निकल के जा रहे हैं केवल रिसर्च करने के लिए बाहर जा रहे हैं, बट रिसर्च कंप्लीशन के बाद भी लोग वापस अपने IITs में आके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं। और बिल्कुल एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे कि जब भी इस तरह से बड़े बड़े संस्थानों में छात्र पढ़ते हैं तो वो आधुनिक हो जाते हैं और एक हम पढ़ रहे थे कि अब भारत की जो जड़ों की ओर लौटने वाली बात है कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को लेकर, तो उसके लिए भी आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो उस बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहें। बिल्कुल, इसलिए इसमें अभी हमारे खुद IIT ISM में हमारा एक संस्था है, सेंटर फॉर सोसाइटल मिशन। तो ये सेंटर फॉर सोसाइटल मिशन में क्या है कि हम अपने बच्चों को जोड़ते हैं। सोसाइटल मिशन में हमारी 3 अगेन सोसाइटी बनी हुई है, जो कंपनी NGO कंपनी है। एक फास्ट फॉरवर्ड इंडिया है, एक कर्तव्य है, एक कर्मज्योति है। जितने भी बच्चे आते हैं IIT ISM में किसी न किसी प्रकार से इस तीनों कंपनी में कहीं न कहीं जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद उनके मन में एक भावना पैदा होती है कि हम सोसाइटी एट लार्ज को कैसे सर्व करें। देश ने हमें सब कुछ दिया है, देश को कुछ हम देना कैसे सीखें। आर्ट ऑफ गिविंग का कल्चर उनमें हम क्या करते हैं, शुरू से इनकलकेट कर देते हैं। तो उसका हमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। बच्चे यहाँ से निकलते निकलते क्या होता है कि वो अपना सारा ईगो छोड़ के, अपना सारा सब कुछ छोड़ के कुछ देश को देने की भावना में चले जाते हैं। तो उसका इम्पैक्ट अच्छा मिल रहा है हम लोगों को। चलिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ISM के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर धीरज, जिनका कहना है कि हम बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं और जो समस्याएं हैं उनका खात्मा करेंगे। और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कहा कि जड़ों की ओर वापस कैसे लौटे इसके लिए तैयार किया जा रहा है छात्रों को, जो वाकई में पूरे देश के लिए गर्व की बात है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।